टीएसए क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आज की क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उनकी योग्यता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबको समझने के लिए। ना केवल फैक्ट के हिसाब से बल्कि आपके कंसेप्ट के हिसाब से भी आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। इससे पहले की जो क्लासेज हमारी बनी हुई हैं वो सब की सब आपकी उपलब्ध है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपकी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो सारे लिंक मिल जाएंगे। आप अगर पहले की वीडियो देखना चाहते हैं, क्लासेज पढ़ना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। आज की क्लास के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति और उनका निर्वाचन प्रणाली। तो आपके हर तरह के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पीसीएस हो या फिर आपका एसएससी हो या फिर और कोई वनडे एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल या फिर ऐसा ही करना चाह रहे हैं आप, उन सब के लिए आपको एक ही जगह आपको आने की आवश्यकता है, वो है टीएसए क्लासेज का लिंक, जहाँ पर आपको पॉलिटी की बेहतरीन क्लासें आपको मिल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद, और इससे पहले हम पूरा जो वीडियो हमारा है क्लासेज है वो पहले वाले वीडियो में पड़ी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। यह हम चर्चा करेंगे निर्वाचन प्रक्रिया की। तो राष्ट्रपति, आप जानते हैं भारत क्या है, आपको पता है भारत, देखिए भारत एक गणतंत्र है। तो गणतंत्र है, रिपब्लिक इसको हम बोलते हैं। रिपब्लिक का अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में एक निर्वाचित, इसका अर्थ इतना सा है कि भारत में निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष होगा। अब देखिए राष्ट्र अध्यक्ष है, निर्वाचित है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ से बोलते हैं राष्ट्रपति कहते हैं। देखिए तो यहीं से बात निकल के आती है कि भारत में एक निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष है और राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होगा टाइम टू टाइम। जब टाइम टू टाइम चुनाव होगा तो उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। तो संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये प्रक्रिया हमारी संविधान में है, इस संविधान से हम इसको पढ़ेंगे। अब कौन से ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है कौन से भाग में है संविधान के? देखिए संविधान के ये, संविधान का ये भाग है हमारा 5। कौन सा है? 5 है, नंबर 5। 5 में यानी भाग 5 में जिसे कहा गया है संघ एवं उसकी कार्यपालिका, संघ एवं उसकी कार्यपालिका कहा गया है, उसमें ये भाग हमारा राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और यहाँ पर उसके निर्वाचन और उसकी योग्यता के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति का जो हमारा पद है संविधान में, राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है आपसे पूछता है। तो थोड़े से बेसिक्स हमारी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे आगे। बेसिक्स यही है, ये है हमारा आर्टिकल 52 से लेकर, और बेटा देखिए ये आता है हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वो आता है 62 तक आता है। कहाँ तक आता है? 62 तक है राष्ट्रपति का पद है। 52 से लेकर 62 तक है, 63 तक हमारा फिर शुरू हो जाता है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। इन्हीं में आपको बात की गई है राष्ट्रपति के बारे में, जिनमें हम चर्चा करेंगे आज। आज हम चर्चा क्या करेंगे? देखिए आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति का पद कि कौन से आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति बता जाए आर्टिकल 52 में, किसमें है? राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिस नाते भारत एक गणतंत्र बना है। वो प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? 52 से स्टार्ट होती है। आर्टिकल 52 संविधान का भाग 5 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये पद हमारा आर्टिकल 52 से आता है और इस नाते राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष है, भारत के हेड ऑफ द नेशन है, हमारे हेड ऑफ द नेशन है, राष्ट्र अध्यक्ष हैं आर्टिकल 52 के नाते। और इस वजह से हम क्या है? रिपब्लिक हैं। देखिए संविधान हमारा है, राष्ट्रपति निर्वाचित है, इस वजह से भारत क्या है? एक रिपब्लिक है। और ये रिपब्लिक बना था हमारा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत एक राष्ट्र गणतंत्र बना है, ठीक है। तो अब पद हो गया हमारा। देखिए दूसरी बात हम जो जिसका हमारा टॉपिक है उसी पर आते हैं। आर्टिकल 54 54, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपसे आर्टिकल पूछता है कौन से आर्टिकल में है, तो वो 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो मेथड है, सिस्टम है, वो आर्टिकल 55 में है। और आर्टिकल 58 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता क्या होगी, कौन व्यक्ति निर्वाचन के लिए योग्य होगा, वो आपका बताया गया है 58 में, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता।
कौन व्यक्ति एंटाइटल्ड है, कौन व्यक्ति योग्य है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। पहला पॉइंट देखिए, आर्टिकल 58 है इसके लिए, कौन सा है, 58 में बात की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता की बात की गई है, कौन व्यक्ति इसके लिए एंटाइटल्ड होगा। पहले देखें योग्यता कौन व्यक्ति निर्वाचन है ना, तो कैंडिडेट बनने के लिए पहले बात तो हम बताएं आपको कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन राष्ट्रीय राष्ट्रीय निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग कराता है। यहाँ जो इलेक्शन होंगे इनके, वो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए और एमएलसी की चुनाव करवाता है। ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अब देखिए इनके द्वारा हम देखें संविधान ने इस इलेक्शन के लिए क्या योग्यता कैंडिडेट को दी है। कोई भी कैंडिडेट जो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, उसके पास योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत के संवैधानिक पद धारण करता है उसके पास योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वही भारत में चुनाव लड़ सकता है, कोई भी। देखिए यहाँ पर थोड़ा एक डिफरेंस आप समझ लें अमेरिकी इलेक्शन में और भारतीय इलेक्शन में, कि अमेरिका में कहा गया है कि वह अमेरिकन ओरिजिन होना चाहिए, हमारे यहाँ इंडियन ओरिजिन नहीं कहा गया है, भारत का निवासी कहा गया है, भारत का उत्पत्ति भारत में हो ऐसा नहीं कहा गया है। भारत का नागरिक हो ऐसा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट के रूप में एनरोलमेंट कर सकता है निर्वाचन आयोग में। दूसरी बात कही गई है, ऐसे व्यक्ति को जो चुनाव लड़ना चाहता है वह व्यक्ति की उम्र जो है, न्यूनतम आयु ना, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु की बात की गई है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष ना हो, क्या हो, तो आयु बताई गई है 35 वर्ष का कोई व्यक्ति, 35 वर्ष का कोई व्यक्ति भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में आपका पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरी बात की गई है इसमें, वो है आपका कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। इससे पहले एक बात और लिख लें कि लोकसभा का सदस्य यानी कि एमपी बनने की योग्यता रखता हो, एमपी बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास एमपी बनने की योग्यता है, लोकसभा के एमपी बनने की योग्यता है, वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपका कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। इसमें कौन कौन सी योग्यता आ जाती है हमारी, वो देखिए, यह है कि ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया ना हो, रचित या पागल ना हो और न्यायालय द्वारा दंडित ना हो, ऐसा व्यक्ति एमपी बन सकता है भारत में, वो व्यक्ति यहाँ अपना कैंडिडेचर ला सकता है। अब चौथा हम इसमें निकालते हैं, ऐसे व्यक्ति कोई जो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को जरूरी है कि वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। एक तो लाभ का पद यह है कि सरकारी नौकरी पर अगर आप हैं तो वो लाभ का पद माना जाता है, सरकारी नौकरी पर त्यागपत्र देने के बाद ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी और पद पर रहते हुए चुनाव जीत जाता है, एमपी, एमएलए या फिर आपका राज्यपाल है, तो उसके लिए फिर वहां पर वो पद उसे त्यागना होगा, छोड़ना होगा, एक साथ एक पोस्ट धारण कर सकते हैं इसके अनुसार हमारा। चौथा देखिए इसमें आ जाता है हमारा, चौथा जो आपकी विशेषता इसमें आ जाती है वो ये है कि इसके पास कुछ समर्थक होने चाहिए। चुनाव आयोग ने जो बेकार के फालतू के जो कैंडिडेट होते थे, इनका कोई मतलब नहीं होता था, आपके एक वोट इन्हें नहीं मिलता था, ऐसे लोग बहुत आपके खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए मिनिमम समर्थक की बात कर दी कि आपको इतने समर्थक लेके आने पड़ेंगे और तब आप अपने साथ एक लेटर लेकर आओगे, फिर आपको आपको एनरोल किया जाएगा चुनाव के लिए। समर्थक क्या है, उन्होंने कहा है, देखिए पहली बात तो यह है इन्हें कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए,
इसके पक्ष में 50 प्रस्तावक हों। ये आपके एमपी या फिर एमएलए हो सकते हैं, क्योंकि यही वोट डालते हैं। इनमें जो वोटर हैं वो एमपी और एमएलए होते हैं। 50 प्रस्तावक यानी कि आपके पास होने चाहिए, जो आपको ये लिख कर देंगे कि बेटा, तो लिख कर देंगे कि हम आपको अपनी ओर से, हम आपको राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के रूप में अपना प्रस्ताव पेश करते हैं, तो ये प्रस्ताव हो जाएंगे। दूसरी बात देखिए, इसमें वो लोग 50 चाहिए होंगे समर्थक। क्या चाहिए होंगे? समर्थक से बोलते हैं आपके अनुमोदक चाहिए होंगे। क्या होंगे? अनुमोदक चाहिए होंगे। 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो अनुमोदन करते हो कि हाँ, हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। इस तरह से कुल मिला के समर्थन कितने हो गए? कुल मिला के 100 समर्थक इन्हें चाहिए होंगे अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, तब जाके ये चुनाव लड़ पाएंगे। इस तरह से ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है। 25,000 रुपये जमानत राशि जमा करते हैं, उसके बाद ये अपना प्रत्याशी रूप में एनरोल होते हैं, फिर चुनाव प्रक्रिया आरंभ होती है। ये तो रही इनकी योग्यता की बात। क्या योग्यता होनी चाहिए एक व्यक्ति में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए? क्वालिफिकेशंस की बात करें तो और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए, और कोई क्वालिफिकेशन का मतलब यह है किसी तरह का और एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, इस तरह की और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं रखी गई हैं। कि संविधान निर्माताओं का अपना मत रहा होगा कि व्यक्ति को क्या एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन इतना है कि आप ठीक ठाक पद पे काम करने लायक हैं तो आपको चुना जा सकता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता आपको चुन रही है। साथ ही साथ ये टेम्पोररी पोस्ट है, स्थायी पोस्ट नहीं है। 5 साल के लिए पोस्ट ये होती है। ऐसे के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं लगाएगी, जैसे आपके और सिलेक्टेड अधिकारी होते हैं उनकी लगाई जाती है, या जो कोई भी कर्मचारी चुनकर आता है उसके लिए हाई स्कूल, इंटर, बीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी लिमिट्स लगाई जाती हैं, वो यहाँ पर नहीं है। वो चूंकि वो परमानेंट होते हैं इसलिए उनको ये आपकी लिमिट होती है कि आपको इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ परमानेंट नहीं है, 5 साल के लिए आते हैं फिर हट जाएंगे, कोई और आ जाएगा इनकी जगह। तो ये सब जो है, लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस हो तो अच्छी बात है। ये तो रहा इनकी योग्यता की बात। क्या हुई? योग्यता क्या होनी चाहिए व्यक्ति में। अब अगली बात हमारी ये है कि निर्वाचन प्रणाली क्या होगी। देखिए, निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन निर्वाचन जो हो रहा है राष्ट्रपति का, इलेक्शन जो हो रहा है वो कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल का बताता है हमें 54। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ठीक है, राष्ट्रपति का ध्यान रखिए, इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। कार्यपालिका में, संघीय कार्यपालिका में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इलेक्शन हो रहा है, उनका सिलेक्शन या उनकी नियुक्ति या उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है। वो है राष्ट्रपति, और एक व्यक्ति हमारा उपराष्ट्रपति है। बाकी देखिए, तो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या महान्यायवादी हो, इन सबका क्या हो रहा है? अपॉइंटमेंट होता है। तो इलेक्शन के बाद या फिर सिलेक्शन का अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, इनका केवल इलेक्शन होता है। राष्ट्र के अध्यक्ष है ये। आर्टिकल 54 में बात की, इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन के लिए देखिए क्या होता है, एक राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन वचन एक इलेक्टोरल कॉलेज, या ऐसे बोलते हैं हम निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। तो पहली बात तो आप ध्यान रखें कि इनका निर्वाचन कौन करता है। तो इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है, और वो निर्वाचक मंडल वोट डालता है राष्ट्रपति के लिए। अब बात यह है कि आपके इलेक्टोरल कॉलेज में या इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, वो आपसे पूछ सकता है। निर्वाचन जो मंडल बना है ये किससे मिलके बनेगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो इसमें शामिल होता है, नंबर 1 शामिल होते हैं, देखिए, संसद के संसद के सभी निर्वाचित सदस्य संसद के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब इसमें कौन कौन है? देखिए, एक तो हमारे राज्यसभा के हैं। किसके हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
कितने हैं बताएंगे जरा। देखिए ये है हमारे पास 233 एमपी है। तो 33 एमपी ऐसे हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं, इलेक्टेड होते हैं। बाकी 12 एमपी जो राज्यसभा में बैठते हैं वो नॉन इलेक्टेड होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझ। दूसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल होता है वो व्यक्ति है हमारा, देखिए लोकसभा है। कौन है? लोकसभा के लोकसभा के निर्वाचित इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होते हैं। और लोकसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं? 543 इलेक्टेड एमपीज इसमें आपके बैठते हैं। कितने हैं? 543 एमपी जो हैं वो इलेक्टेड हैं लोकसभा में, जो संसद के पार्टिसिपेशन में आते हैं। अब देखिए दूसरा व्यक्ति जो आपका दूसरा जो आपका इसमें शामिल होते हैं वो होते हैं राज्यों की विधानसभा। राज्यों की विधानसभा राज्यों की विधानसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये आपके इलेक्टोरल कॉलेज बना, इनसे मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ये लोग इसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और इस तरह से वोट डालते हैं राष्ट्रपति के लिए। अब सेकंड वाले में हम देख सकते हैं, सेकंड वाले में भी आपका सेकंड हमारा ऑप्शन था विधानसभाओं वाला। कौन सा हमारा ये सेकंड ऑप्शन? विधानसभा वाला जो ऑप्शन था, इसमें दो आपके कैटेगरी आती हैं। एक तो आते हैं देखिए राज्य, क्या आते हैं? राज्यों की विधानसभा। राज्यों की विधानसभा आती हैं। तो आपको पता होगा जो राज्यों में विधानसभाएं हैं कितनी हमारे पास? 28 है। कितनी है? 28। 28 विधानसभाएं हैं। इन 28 विधानसभाओं के जो आपके एमएलए हैं, कौन है? एमएलए वोट करते हैं। विधानसभा के सदस्य हैं, वो वोट डालते हैं। कितने हैं? 28 हैं। और दूसरी बात देखिए, इसमें आता है दिल्ली दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य हो गई, दो विधानसभा हो गई हमारी। और ये सदस्य हो गए। सदस्य को हम यहाँ भी क्या बोलते हैं? एमएलए कहते हैं। तो ये एमएलए जिसमें वोट डालते हैं, ये जो आपका है सिस्टम वोट डालने का, ये कब से आया है? ये देखिए ध्यान रखें, ये सिस्टम हमारा जो आया है 17th, कब से आया है? 70वें संविधान संशोधन से ये आया है। 70वें संविधान संशोधन संशोधन के द्वारा ये किया गया है। तो 70वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अब दिल्ली और पौंडीचेरी या पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य कैसे इलेक्टेड होते हैं, वहाँ पीछे वाले में आ गया है इलेक्टेड। इस तरह से ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और राष्ट्रपति चुनाव में ये पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब आप बात करें, देखिए कौन कौन इसमें वोट नहीं करता है। तो कौन इसमें वोट नहीं करता है ना? कौन कौन वोट नहीं करता? तो देखिए पहली बात तो ये है कि राज्यसभा के कौन है? राज्यसभा के 12 नामित सदस्य हैं, राष्ट्रपति नामित करते हैं, वो इसमें वोट नहीं देंगे। 12 ऐसे व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में जो नामित होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते, नॉन इलेक्टेड होते हैं। आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं। इसमें भाग नहीं लेंगे, वोट नहीं डालेंगे। दूसरा व्यक्ति देखिए कौन है आपका? विधान परिषद। तो विधान परिषदें जो हैं वो इसमें वोट में भाग नहीं लेती हैं। विधान परिषदें राज्यों में होती हैं, है ना? राज्यों में होती हैं। कितनी है? फिलहाल हमारे पास 6 हैं। कितनी है? 6 विधान परिषद है। ये भी इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब क्यों नहीं करेंगी वो देखिए। देखिए इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, जनता का प्रतिनिधि है, जनता का आप जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है। राष्ट्रपति उनको रिफ्लेक्ट करता है देश के में बैठकर।
वहां पर जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही वोट डालेंगे, ये बात यहाँ पर की गई है। तो 12 व्यक्ति जो हैं वो खुद राष्ट्रपति ने ही नॉमिनेट किए हैं, इसलिए इनको नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति इनको अपनी ओर से नॉमिनेट किया है, तो ये उनके फेवर में जाकर या इनके द्वारा ये कुछ प्रभावित कर सकता है इलेक्शन को, तो इसलिए इन दोनों को नहीं रखा है, इनको नहीं रखा गया है। विधान परिषद देखिए केवल 6 हैं, और भारत का राष्ट्रपति जो है वो एक संघीय निर्वाचन प्रणाली को दर्शाता है। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह का निर्वाचन है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन संघीय प्रणाली, ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, संघीय प्रणाली का आदर्श या सुंदर ना, बहुत ही सुंदर आपका क्या है रूप है। तो ये ध्यान रखें, राष्ट्रपति जो निर्वाचन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, ये वास्तव में क्या है, भारत की फेडरल फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म को दर्शाता है, उसका रिफ्लेक्शन करता है। और इसमें संघीय प्रणाली में सभी राज्यों को इक्वल मत की बात की गई है, और 6 राज्यों को अगर हम इसमें विधान परिषद में वोट डालने का राइट दे देंगे तो क्या होगा, उनको वेटेज ज़्यादा मिल जाएगा, और ये जो संघीय प्रणाली वाला सिस्टम है ये इतना मजबूत नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इनको वोट डालने का राइट दिया गया है। ये तो बात रही राष्ट्रपति की निर्वाचन इस संबंध में, कौन वोट डालता है, कैसे डालता है। अब कैसे वोट डालता है वो देखते हैं ना, कैसे वोट डाला जाता है, तो वोटिंग कैसे होती है ना। राष्ट्रपति निर्वाचन में वोटिंग कैसे होती है, इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 55 है ना। 55 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, आर्टिकल 55 में डिफाइन किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन किस तरीके से होगा। तो अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मैनर देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, प्रक्रिया क्या होगी, और मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या होगी, ये बताया गया है आर्टिकल, अभी हमने देखा 55। कुछ फैक्ट है इसके बारे में वो देखते हैं पहले। अनुच्छेद 55 बताता है कि कैसे चुनाव किया जाएगा। पहला फैक्ट तो ये है कि जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है हमने या प्रोसेस है, उसे कहाँ से लिया है, प्रक्रिया को आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को आयरलैंड से लिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा खूब आता है एग्जाम में। आयरलैंड एक देश है, डबलिन इसकी राजधानी है, इंग्लैंड के पास का एक देश है ना, अटलांटिक महासागर का देश है आयरलैंड, वहां से इसको लिया गया है। आयरलैंड से भारत ने डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट भी वहीं से लिया है हमने। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन जो कैसा है हमारा, यहाँ से लिया गया है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ध्यान रखें, प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट होता है, ध्यान रखें कैसा है, डायरेक्ट इलेक्शन है। कैसे इनडायरेक्ट है ये, देखिए पीपल जो है, जो जनता है, जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, प्रतिनिधि को चुना, और इसने चुना राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट को चुना। अब बताइए कि जनता का जो संबंध है राष्ट्रपति से वो कैसा हो गया। जनता डायरेक्ट वोट डाले नहीं गई है, पीपल जो गए वो राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट नहीं डाला इन्होंने। ये वोट कैसे पड़ा है, इस तरह से पड़ा है, तो इनडायरेक्ट किसके थ्रू पड़ा है, ये प्रतिनिधियों ने वोट डाला है। तो ये संबंध हो गया इनका अप्रत्यक्ष संबंध हो गया। इस तरह से अप्रत्यक्ष तरीके से वोटिंग होती है राष्ट्रपति के लिए, प्रत्यक्ष वोटिंग नहीं होती है। अब बात ये उठती है कि अप्रत्यक्ष वोटिंग की क्यों चुना गया, एक व्यक्ति चुनना था तो इसे हमने प्रत्यक्ष क्यों नहीं चुना गया। हम जब गणतंत्र हैं, अधिकांश गणतंत्रों में राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष चुना जाता है, तो फिर यहाँ प्रत्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है, बात इतनी सी है। तो बात समझ ले क्या है ये, क्यों नहीं चुना जा रहा है प्रत्यक्ष, इस पर हमारे संविधान निर्माताओं ने चर्चा की कि क्यों ना राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष चुना जाए। तो प्रत्यक्ष ना चुनने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, तो बात यह है प्रत्यक्ष क्यों नहीं, है ना।
प्रत्यक्ष क्यों नहीं, क्यों इसे प्रत्यक्ष नहीं चुना गया? तो एक कारण तो ये है कि देखिए, ये एक क्या है, केवल संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है। ये आप देखिए वास्तविक प्रमुख नहीं है। अब इसमें क्या बाधा आ रही है? बाधा ये आ रही है कि संवैधानिक प्रमुख है, इसके पास पावर्स नहीं है, और बिना पावर्स के व्यक्ति को हम जनता से चुना के बैठा देंगे, यानी जनता के चुने हुए व्यक्ति को अगर पावर नहीं देंगे, जनता या संविधान के प्रति केवल क्या होगा, मजाक होगा एक तरह का। तो इसलिए इनको पावर नहीं देंगे, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रमुख है, ऑथेंटिक प्रमुख है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख हैं, इनके पास पावर्स नहीं है। ऐसे इस तरह से बिना पावर के रखना एक सही बात नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो सकती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ सकती है। तो एक व्यक्ति जो चुना हुआ है उसके पास इतना सारा आपका मास फॉलोइंग है, एक वोट बैंक है, तो वो व्यक्ति बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के काम करे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पीएम और राष्ट्रपति में टकराव की संभावना यहाँ बढ़ जाती है, इस कारण से इसको नहीं किया गया है। और देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया में तो जटिलता थी। प्रक्रिया लंबी और बड़ी हो जाएगी ना, प्रक्रिया क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अधिकांश लोग इससे अज्ञान है। लोग क्या थे, इसके बारे में क्या थे, अनभिज्ञ थे। वो नहीं जानते थे केंद्र स्तर पर क्या हो रहा है। वो अपने आसपास के जो प्रत्याशी हैं, एमपी एमएलए के जो लोग हैं, वो उन्हीं के आसपास के लोग थे, उन्हें वो जानते हैं। पूरे देश में क्या हो रहा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा, उसमें क्या किसे वो चुने, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उस समय नहीं थी। तो इस कारणों से यहाँ पर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं रखा गया, अप्रत्यक्ष चुनाव ही यहाँ पर किया गया है। ये सब कारणों से किया गया है। बाकी इतने ज़्यादा पावर या शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, तो क्यों इतना बड़ा हम जो है प्रक्रिया बड़ी करें, खर्चा बढ़ाएं इसमें, तो इस कारणों से नहीं किया गया है। आयरलैंड से लिया गया, बताया मैंने आपको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया है। मतदान देखिए गुप्त होता है। मतदान कैसा होगा, मतदान जो है यहाँ पर कैसा है, वो गुप्त होता है। गुप्त मतदान होता है, मतदान गुप्त होगा, सीक्रेट बैलेट होगा। देखिए, जो भी वोट डालने जाएगा वो अपने वोट को शो नहीं करेगा, अपने वोट को शो नहीं करेगा, गुप्त मतदान होगा। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम बात करते हैं फाइनल, जो जिसके लिए हम आए हैं आर्टिकल 55 को पढ़ने के लिए, और वो है प्रक्रिया क्या है। जो प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है, प्रक्रिया है क्या, किस मेथड से चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, तो मेथड देख लीजिए। इसे हम बोलते हैं आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको संक्रमणीय कह सकते हैं आप लोग, या इसको स्थानांतरणीय कह सकते हैं। मैं आपको दोनों ही वर्ड दे देता हूं, स्थानांतरणीय प्रणाली कहते हैं, प्रणाली इसको कहा जाता है। इंग्लिश में से हम बोलें तो ये लिखा जाएगा, देखिए इस तरह से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन with single transferable transferable vote system with secret ballot vote सिस्टम। इस तरीके से वोट पड़ता है राष्ट्रपति के लिए। ध्यान रखें, ये मेथड है, इस तरीके से वोट पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम है, विद सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम है, ये तरीका है राष्ट्रपति चुनाव करने का। इस प्रक्रिया से देखिए किस किस के चुनाव होते हैं। इस प्रक्रिया से प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, लिए आता है ये, फॉर प्रेसिडेंट। इस प्रक्रिया से 22 प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, 22 प्रेसिडेंट के लिए आएगा। इस प्रक्रिया से देखिए राज्यसभा के जो एमपी हैं उनके चुनाव होते हैं, और देश में एमएलसीज के चुनाव इस प्रक्रिया से होते हैं। तो ये प्रक्रिया इन चारों के लिए फॉलो की जाती है। बाकी जो एमपी हमारे लोकसभा के और विधान एमएलए हैं,
के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इससे वोट डालना होता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इसके फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है? पहला फीचर तो ये है कि इसमें आपका एमपीज और एमएलए, इसमें क्या है, एमपीज व एमएलए का जो वोट है, एमएलए के वोट वैल्यू, वोट वैल्यू सेम रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, समान रखते हैं। तो एक पहला फीचर तो इसका ये है कि देखिए दो दो आपके इलेक्टोरल कॉलेज हमारे वोट डाल रहे हैं, एक तो एमएलए डाल रहे हैं और एमपी, एमपी संख्या में कम होते हैं, एमएलए संख्या में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 28 और 2 30 राज्यों में हमारे एमपी एमएलए आते हैं। तो सेम कैसे करते हैं वो देखिए। सेम करने के लिए क्या है प्रक्रिया, तो इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाते हैं जो आपको बताया गया है। उस प्रक्रिया से इनके वोट वैल्यू को ये इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं? इक्वल करने के लिए देखिए क्या होता है, जैसे एमएलए, एमएलए की वोट वैल्यू, ठीक है, एमएलए की वोट वैल्यू जो निकालते हैं वो निकालते हैं राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं, राज्य की जनसंख्या को डिवाइड करते हैं। देखिए राज्य की जनसंख्या को डिवाइड करते हैं आपके कुल निर्वाचित एमएलए की संख्या से, कुल निर्वाचित एमएलए की संख्या से इसे डिवाइड कर देते हैं और फिर गुणा कर देते हैं 1/1000 से। जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक एमएलए की वोट की वैल्यू होता है। फिर निकालते हैं एमपी की वोट वैल्यू, एक एमपी की, एक एमपी की वोट वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो निकालते इस तरह से हैं कि राज्यों के सभी राज्यों के एमएलए वोट वैल्यू का योग कर लिया इन्होंने। ध्यान रखें, अब जितने भी एमएलए आजकल हमारे आते हैं राज्यों में वो सब के सब अब निर्वाचित ही होते हैं, तो अब अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि निर्वाचित नहीं है। कि एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब उसमें आपको बार बार ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसलिए एक बार में एमएलए लिखा है, इलेक्टेड एमएलए यहाँ लिखा ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्टेड एमएलए ही होते हैं। अब वो नॉन इलेक्टेड एमएलए नहीं होते हैं, 2020 से ये सिस्टम खत्म हो गया है। और फिर इसे हम डिवाइड करते हैं सभी, यहाँ हम लिखेंगे निर्वाचित, क्योंकि अभी एमपी हमारे 12 एमपी अभी भी ऐसे हैं जो निर्वाचित नहीं होते हैं, तो सभी निर्वाचित एमपी के वोट वैल्यू का इसमें हम कर देते हैं वोट्स, एमपी संख्या का, संख्या का योग, संख्या का योग करके डिवाइड कर देंगे, तब निकल के आएगा एक एमपी की वोट वैल्यू निकल के आएगी। इस तरह से वोट वैल्यू निकालते हैं और ये अब इसको क्या मानते हैं, अब जब चुनाव होगा तब इसमें आपका काउंटिंग होगी, फिर इसमें इनकी काउंटिंग गिनी जाएगी। अब ये तो हो गई इनकी एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक फीचर और बचता है अभी इसमें हमारा, बल्कि दो फीचर और बचते हैं हमारे, वो देखिए क्या है। अगला फीचर जो बचता है वो ये है कि आपका निश्चित कोटा, तो इसे बोलते हैं विजयी कोटा, क्या बोलते हैं, विजयी कोटा निकालना होता है। अच्छा इससे पहले देखें, इससे पहले ये होता है कि प्रत्येक, इसमें होता क्या है कि प्रत्येक, प्रत्येक वोटर, प्रत्येक वोटर सभी प्रत्याशियों को, सभी प्रत्याशी को वरीयता क्रम में वोट डालता है। क्या डालेगा? वरीयता क्रम। वरीयता क्रम क्या होता है? देखिए वरीयता क्रम में वोट डालता है, जो वोट डाला जाएगा वो वरीयता क्रम में डाल जाएगा, वरीयता क्रम में डालता है। वरीयता क्रम मतलब क्या होता है देखिए, तो प्रेफरेंस देगा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट डाला जाएगा। तो ऐसे देखिए, इसे ऐसे समझिए, अगर माना, माना कि वोटर, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कैंडिडेट है हमारे पास, तो कैंडिडेट जो है वो एक्स है, और क्या कैंडिडेट तो कई सारे हैं, देखो 4 कैंडिडेट है हमारे पास, ए है, बी है और सी और डी कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट हैं। और आपके पास वोटर है, वोटर है एक ये एक्स जो वोट डालने गया है।
इस एक्स के पास अब 4 वोट है, लेकिन काउंट एक बार में एक ही वोट होगा, है सिंगल वोट ही, लेकिन इसके पास 4 ऑप्शन है डालने के। ये क्या करेगा, जब ये वोट कास्ट करेगा तो उसने सोचता है कि ये 4 वोट इसे देने हैं, ए को, बी को और सी को। क्या करेगा, चारों को वोट देगा, लेकिन एक बार में इसका एक वोट ही काउंट होगा। ये सिस्टम की विशेषता है आपके प्रोपोर्शनल, आपके रिप्रेजेंटेशन की। कैसे देगा, मान लो ये कहता है कि मैं वोट, पहला मेरा वोट देना चाहता हूँ, प्रेफरेंस देगा, वरीयता क्रम में देगा। तो प्रेफरेंस जब देगा तो कहता है मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ बी को, मेरा पहला वोट जो जाएगा वो बी को जाएगा, बी जीत कर आए। फिर ये कहता है मेरा तीसरा वोट जाना चाहिए डी को, ठीक है, चौथा वोट जाना चाहिए मेरा ए को, हो गया ये, फिर दूसरा जाना चाहिए हमारा किसको, सी को। इस तरह से इसने 1 2 3 4 करके प्रेफरेंस दे दी है कि मेरा पहला वोट, दूसरा वोट, तीसरा वोट, चौथा वोट किसे जाएगा। इस तरह से वोटिंग करता है यहाँ पर वोटर, तो ये वोटिंग सिस्टम कहलाता है। लेकिन एक बार में एक ही वोट काउंट होगा, इसे बोलते हैं प्रथम वरीयता। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाता है प्रथम वरीयता कहलाती है, प्रथम वरीयता वोट कहलाएगा ये कहलाएगा द्वितीय वरीयता, ये कहलाएगा तृतीय, और ये कहलाएगा चतुर्थ वरीयता का वोट कहलाएगा। अब इसमें से कौन सा वोट कामयाब होगा, उसके लिए निकालते हैं हम यहाँ पर, आपका देखिए, इसके लिए निकालते हैं सी, हम कह रहे हैं तो निकालते हैं विजयी कोटा। क्या निकालते हैं, विजयी कोटा निकालते हैं। विजयी कोटा क्या होता है, अब इसमें विजयी कोटा क्या होता है कि किस, कौन व्यक्ति विजयी होगा उसके लिए एक कोटा निकालते हैं। वो क्या होता है, देखिए, वो होता है कुल प्रथम वरीयता, प्रथम वरीय वैध मत। जितने वैध मत पड़े हैं, कौन से वाले, प्रथम वरीयता वाले, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले जितने वोट पड़े हैं, उन वोटों को दिया जाएगा और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से, प्लस 1 जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से जो आपका कोटा निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका विनिंग कोटा कहेंगे। विनिंग कोटा है, ये व्यक्ति जीतेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस के आपको आधे से एक अधिक वोट लाना है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस का, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वोट मिला है, ये आधे से एक अधिक वोट लेकर आएंगे, तब आप जीतेंगे। ये तरीका है भारत में चुनाव जीतने का, राष्ट्रपति का। थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाली प्रॉब्लम हमारे ज्यादा है यहाँ पर, बिल्कुल सीधा सिस्टम नहीं बनाया गया है। अब कंडीशन ये है कि 51% वोट नहीं मिले, जैसे कुछ देशों में होता है जहां राष्ट्रपति चुनाव होता है, जहाँ जनता डायरेक्ट चुनती है, वहां पर भी विनिंग कोटा उनका 51% होता है। अब वहां अगर 51% कोटा नहीं मिलता है तो वहां पर क्या करते हैं वो लोग, दोबारा री इलेक्शन नहीं कराते हैं सबके बीच में। फिर क्या करते हैं, वहां वो करते हैं कि लास्ट के 2 कैंडिडेट, फर्स्ट और सेकंड वाले, को रोक लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, और फिर दोबारा से री इलेक्शन करवाते हैं देश के अंदर ही। फिर से जनता देश की वोट डालने जाती है और उनमें से 2 में से किसी एक को चुनती है। अब हमारे यहाँ क्या किया गया है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति उतना महत्वपूर्ण पद नहीं है, फिर उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है दोबारा हम चुनाव नहीं करा रहे, प्रत्यक्ष तो करा ही नहीं रहे, यहाँ भी अगर विनिंग कोटा 51% नहीं मिलता है तो क्या करा जाए। फिर उन्होंने कहा है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम हमारे पास है। उस सिस्टम में हम क्या करेंगे कि हमारा जो वोट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा अगली स्टेज पर, उस स्टेज पे जाकर हमारे यहाँ पास विनिंग कोटा मिल जाएगा। तो आप एक आप सोच सकते हैं कि मान लो फर्स्ट विनिंग कोटा नहीं मिला, जैसे आप देखिए, वो ये रहा था कि कैंडिडेट थे हमारे पास, कैंडिडेट 4 थे, ए, बी, सी और डी, 4 कैंडिडेट हैं। वोटर मान लो आपके कितने हैं, वोटर जो थे 100 थे, कितने थे, 100 वोटर थे, तो कितने वोट पड़ेंगे, 100 वोट पड़ेंगे। अब आप मान सकते हो कि 100 वोट पड़ते हैं ए को, सी को और डी को। यहाँ जो वोट पड़ रहे हैं ए, बी, सी और डी के, ऐसे पड़ रहे हैं ऐसे, तो कितने वोट किसको, हाँ, कितने वोट, मान लो कि यहाँ बी को 51 वोट मिल जाते हैं, कौन से वाले, ये हमारे कौन सा है, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वोट है, ध्यान रखें ये कौन सा वोट है, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वोट। 51 मिल जाते हैं, इसे मिल जाते हैं 20 वोट, और यहाँ मिलते हैं 19 वोट, कितने बचे, 10 वोट बचे, यहाँ मिल जाते हैं हमारे 30 और 50 और 70, 70 और 30, हाँ ठीक है, ठीक है। तो कौन जीत गया,
ये व्यक्ति विजयी हो जाता है, जीत जाता है, क्योंकि इसके पास 51% फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिल जाते हैं। सेकंड कंडीशन हो सकती है हमारी ये कि यहाँ जो वोट पड़े आपके ए के, बी, सी और डी के, क्या पड़े? मान लो बी को वोट मिलते हैं 40, ए को मिलते हैं आपके 30, सी को मिलते हैं 20 वोट, और कितने बचे हमारे पास अब? 20, 40, 60, 30, 70, 10 वोट मान लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, इसे कर देते हैं 18 वोट, और यहाँ मिलते हैं 12 वोट। अब मान लो किसी को विनिंग कोटा नहीं मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस के, सेकंड स्टेज है ये, यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस के जो वोट थे उस तरह से बट गए, अब किसी को भी विनिंग कोटा नहीं मिला है। विनिंग कोटा निकल कर आया था, देखिए विनिंग कोटा जो निकल कर आया था वो निकल कर आया था आपका 100 वोट थे, उसे डिवाइड करिए 1, यानी 51 वोट निकल कर आया था। 51 वोट किसी को नहीं मिले, अब कोई नहीं जीता। तो देखिए एक व्यवस्था दी गई है इसमें, वो है सेकेंड राउंड। तो क्या होगा हमारा? फिर हम यहाँ करेंगे सेकेंड राउंड काउंटिंग करेंगे, सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी, और इस काउंटिंग में एक विशेषता इसकी है कि जो सबसे कम से वोट मिलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, उसको वहां से अलग कर देते हैं। तो यहाँ से डी को अलग कर देंगे और इसके वोट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकी 3। तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग में क्या होता है कि जिसके पास सबसे कम फर्स्ट विनिंग आपके फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिलते हैं उसे काउंटिंग से बाहर कर देते हैं, बाकी 3 में वोट इसके डिवाइड कर देते हैं। देखिए डी के पास जो आपके वोट थे कितने थे? 12 वोट थे इसके पास, कौन से वाले? फर्स्ट प्रेफरेंस के। उसके पास सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट दिए होंगे, वो किसे किसे दिए होंगे ये देखना है हमें। ध्यान रखें, अब हम यहाँ डी के सेकंड प्रेफरेंस के वोट काउंट कर रहे हैं। सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट यहाँ पर लोगों ने किसे दिए होंगे। तो अब देखिए जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट हैं, मान लो ए, बी और सी को, नहीं हाँ सी को, डी हट गया, सी को मिलेगा। तो अगर इसने कहा कि देखो, अगर इसने सेकंड प्रेफरेंस के वोट मान लेते हैं, क्या है आपके 11 वोट दे दिए किसको? बी को। इसने कहा मेरे 11 वोट जाते हैं बी को, यानी 11 लोगों ने कहा कि मैं, मेरा सेकंड वोट बी को जाए, बी विनिंग हो, और एक ने कहा इसके लिए, इसने को 0 वोट मिला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वोट जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आपके ए बी सी कैंडिडेट में। अब देखो कितने आए, डी को मिला 1 वोट, सी को मिले 11 वोट, इसे मिले 0 वोट, ये तो हो गए 18, ये हो जाता है 51 और ये हो जाता है 31। विनिंग कोटा किसके पास मिला? बी को। यहाँ बी कैंडिडेट जीत गया। तो इस तरह से ये ऐसे चलता रहेगा। हम इसको यहीं खत्म करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा मामला। अगर अब इस राउंड में भी काउंटिंग नहीं हो पाती है, विनिंग कोटा नहीं मिल पाता है, तो डी को अलग कर दिया जाएगा और डी के जो थर्ड प्रेफरेंस वोट हैं वो इन दोनों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। ये प्रोसेस हमारी आगे चलती रही जब तक कि विनिंग कोटा प्राप्त ना हो जाए, चलता रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कभी ज़्यादा लंबे समय तक। एक ही बार ऐसा हुआ है, एक ही बार, एक ही बार सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई है, ठीक है? एक ही बार सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई है, और वो वर्ष था आपका 1969, जब बीबी गिरी का इलेक्शन हो रहा था, तब ये हुई थी, और वो सेकेंड राउंड की काउंटिंग में उन्होंने विनिंग कोटा प्राप्त किया था। इस तरह से ये बड़ा मज़ेदार तरीका है, और इसमें क्या होता है, लड्डू बन कहीं और रहे होते हैं बट बाद में कहीं और जाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जीत रहा होता है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में सी जीत सकता है। तो ये संभव यहाँ पर हो जाता है। ये प्रोसेस है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आपका इस तरीके से होता है, और आज तक केवल एक बार सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई है। आज तक कोई व्यक्ति भारत में, देखें अभी तक की कुछ निर्वाचन की हम थोड़ा सा इतिहास पर निगाह डालें। कुछ व्यक्ति हमारे रहे, देखिए राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो भारत में दो बार इलेक्ट हुए ना। वो 2 बार इलेक्ट होने वाले, 2 बार इलेक्ट हुए थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार इलेक्ट हुए, राजेंद्र प्रसाद। यही बात कर लेते हैं री इलेक्शन की। तो क्या री इलेक्शन हो सकता है? क्या राष्ट्रपति का री इलेक्शन पॉसिबल है? री इलेक्शन बात की गई है आर्टिकल 57 में, अनुच्छेद 57 में री इलेक्शन की बात की गई है।
हाँ ना, एक से अधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार कह सकते हैं हम? तो जब तक है जान, जब तक है जान तब तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के दो कार्यकाल होते हैं, 4-4 साल का कार्यकाल होता है। यहाँ पर 5-5 साल का कार्यकाल बार कर सकता है। फिर भी दो ही बार, एक ही बार ऐसा हुआ है, दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। उसके बाद से सब एक एक कार्यकाल ही पूरा कर रहे हैं, है ना, एक ही कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात इसमें हम देखें इलेक्शन में, एक बार तो बीबी गिरी का रहा है बस। एक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो आपके नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, अभी तक इतिहास में ऐसा हुआ है कि वो संजीव रेड्डी अ, ही अनअपोज, अनअपोज को हम बोलते हैं निर्विरोध चुने गए हैं, और निर्विरोध, निर्विरोध चुने गए हैं। चुने गए हैं। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति आपका निर्विरोध चुना हुआ एक व्यक्ति है। ऐसा नहीं था कि लोग खड़े नहीं हुए, लोग खड़े हुए थे, 33-34 के समथिंग आसपास के लगभग यहाँ पर हमारे कैंडिडेट थे, लेकिन सबके कैंडिडेचर निरस्त कर दिए गए। अकेले नीलम संजीव रेड्डी बचे थे, तो यही एक बार व्यक्ति थे जो चुनाव लड़े। प्रेजेंट में हमारी आदिवासी, आदिवासी महिला, पहली आदिवासी और हैं और महिला भी हैं, वो राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। निर्वाचन आपके संसद द्वारा किया गया अभी जुलाई में। तो ये हमारा राष्ट्रपति का पूरा आपको मैंने समझाया, पूरा डिटेल से समझाया कि राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, कौन से मेथड होते हैं, कहाँ से लिया गया है। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें। अगली क्लास तक के लिए आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।